हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जयश्री एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर सीटेट परीक्षा के लिए ये अगला सेट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। जिसमें इतने प्रश्न है लेकर आया हूँ, छांट कर लाया हूँ, जो परीक्षा में जिनकी आने की बहुत ही उम्मीद है। चलिए ज्यादा बातचीत न करते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर एक शिक्षक विभिन्न गतिविधियों, उदाहरणों और शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर है विद्यार्थियों के सीखने की अधिक प्रभावी, सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाना। विद्यार्थियों की रुचि, सहभागिता और समझ को बढ़ाने के लिए विविध अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार के अनुभवों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट और सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विविध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर एक का। इन प्रश्नों के विकल्प अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न को ध्यानपूर्वक देना है, ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ना भी है इसको, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न का उत्तर चयन करने में कोई समस्या ना हो। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के सीखने को अधिक प्रभावी, सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये प्रश्न नंबर दो है हमारा। अवधारणा निर्माण किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर अर्थपूर्ण एवं सक्रिय अधिगम। ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर सी समझ एवं तर्क पर आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर डी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने वाला अधिगम। तो बताएं प्रश्न नंबर दो का आंसर क्या होगा। अगर अवधारणा निर्माण करना है तो बच्चों को किस प्रकार का अधिगम से संबंधित होती है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने वाला नहीं। अवधारणा मन में सक्रिय चीज चालू होनी चाहिए। उसका अर्थ क्या है, इसको क्या बोलते हैं? अवधारणा निर्माण करना। समझ एवं तर्क पर आधारित अधिगम नहीं। समझ अर्थ पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें क्या होगा? अर्थपूर्ण एवं सक्रिय अधिगम पर आधारित क्रियाओं को क्या बोलते हैं? अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया, अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर दो का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिगम में प्रेरणा का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सीखने में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और निरंतरता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सीखने के प्रति ध्यान, प्रयास और तत्परता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी सीखने में रुचि, सक्रियता और सहभागिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी सीखने के प्रति लक्ष्य उन्मुख प्रयास और संलग्नता बढ़ती है। तो बताएं प्रश्न नंबर तीन का आंसर क्या होगा। अधिगम में प्रेरणा का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? शायद जाहिर तौर से अधिगम होगा तो सबसे मेन जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा के अंदर अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम की उत्पत्ति किस कंडीशन में? जब व्यक्ति रुचिकर हो, ये मेरे रुचिकर है, सक्रिय हो और सहभागिता हो। सहभागिता मतलब उसमें उसका पूरा मन डिपेंडेंट हो, उसका सहभागिता। तो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है आंसर सही? विकल्प सी सीखने में रुचि, सक्रियता और सहभागिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर तीन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। अवधारणा निर्माण में बच्चों को किस प्रकार से अवसर देने चाहिए? ऑप्शन नंबर अनुभवों को व्यवस्थित एवं विश्लेषित करने के। ऑप्शन नंबर निरीक्षण, तुलना और वर्गीकरण के। ऑप्शन नंबर सी उदाहरणों का अवलोकन करके उनमें समानताएं खोजने के। ऑप्शन नंबर डी सीखी गई बातों को दोहराकर और अभिव्यक्त करने के। तो बताएं प्रश्न नंबर चार का आंसर सही आंसर क्या होगा। अवधारणा निर्माण बच्चों को किस प्रकार का अवसर देना चाहिए? अगर अनुभवों को व्यवस्थित एवं विश्लेषित करने के दिए जाएंगे तो बच्चे इतने एक्टिव थोड़ी ना होते, तो उनको पहले से किसी चीज अनुभव हो। ठीक है, उदाहरणों का अवलोकन करके हमें समानता, बच्चों में किसी प्रकार की समानताएं नहीं देखनी। बच्चे अनमोल होते हैं, बच्चे यूनिक होते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आप ही हर एक कार्य करते हैं। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब सीखी गई बातों को दोहराकर और अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को बार बार किसी प्रकार की दोहरा या अभिव्यक्त करने का प्रेशराइज नहीं करना है हमें। हम शिक्षक है ना, बच्चों को क्या नई नई बातें सिखाना, दोहरा अभिव्यक्त नहीं करना, दोहरा कर किसी चीज को रिपीट नहीं करवाना। तो इसका आंसर क्या होगा? निरीक्षण, तुलना और वर्गीकरण करना। तुलना भी कर सकते हैं आप इतना, तो बच्चे के अंदर जागरूकता होती है। बच्चे से एक बच्चे तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। निरीक्षण तो खुद स्वयं शिक्षक को करना है, और वर्गीकरण शिक्षक जब वर्गीकरण करेगा बच्चे की लेवल को देख करके। ठीक है, वैसे बच्चे सभी समान होते हैं। जब बच्चे कुछ निम्न है कुछ उच्च है, तो सभी में क्या वर्गीकरण चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी निरीक्षण, तुलना एवं वर्गीकरण के साथ उत्तर देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर चार का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली तरफ अगले प्रश्न पे आते हैं हम।
यदि शिक्षक त्रिभुज की अवधारणा सिखा रहा है तो सबसे उपयोगी तरीका क्या होगा? विभिन्न आकार त्रिभुजों और कोणों वाले त्रिभुजों का निरीक्षण एवं तुलना करवाना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न त्रिभुजों की विशेषताओं को उदाहरणों के माध्यम से समझाना। ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजों के प्रकारों को पहचानने और वर्गीकृत करने की गतिविधि करवाना। ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज की परिभाषा और नामों को लिखकर याद करवाना। बताएं इस प्रश्न का आंसर का, प्रश्न नंबर 5 का। देखिएगा, अगर बच्चों को त्रिभुज की परिभाषा और नामों को लिखकर याद करवाएंगे तो सबसे पहले माइनस पॉइंट यही है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। याद तो करवाना नहीं, बच्चों को समझाना है। गट में भी किसी भी टॉपिक को बच्चों को याद नहीं कर, सब समझाना, अवधारणाओं को समझाना है बच्चे कैसे करना है। ये गलत। त्रिभुजों के प्रकारों को पहचानना, वर्गीकरण करने की गतिविधि करवाना। पहचानना त्रिभुज कैसे होते, क्या होता है, ये चीज नहीं बतानी है बच्चे को, हमें अवधारणा माइंड में सेट करनी है, तो ये भी नहीं होगा। विभिन्न त्रिभुजों की विशेषताओं को उदाहरणों के माध्यम से समझाना। अगर उदाहरण समझाएंगे, उदाहरण कौन सा, अगर प्रैक्टिकली खुद बनवा के दिखाएं तो ज्यादा बेहतर। उदाहरण क्या देना है त्रिभुजों के लिए, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार त्रिभुजों और कोणों वाले त्रिभुजों का निरीक्षण एवं तुलना करवाना। डायरेक्टली बोर्ड पर त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज कैसा है, इनकी तुलना करवाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, विभिन्न आकार त्रिभुजों और कोणों वाले त्रिभुजों का निरीक्षण एवं तुलना करवाना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अवधारणा निर्माण में वर्गीकरण का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं घटनाओं को उनकी समान समान विशेषताओं के आधार पर समूहित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं घटनाओं को उनके उपयोग के आधार पर क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं घटनाओं की विशेषताओं को अलग अलग पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु एवं घटनाओं के उदाहरणों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में सहायता करता है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसमें प्रश्न का विकल्प वही चुने, लग सभी समान रहे, लेकिन हमें क्या थोड़ी विशेषताएं यूनिक रखनी होंगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए प्रश्न नंबर 6 का? सबसे यूनिक आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं घटनाओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर समूहित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, वर्गीकरण का अर्थ क्या है? अब मेन प्रश्न आया, वर्गीकरण है क्या चीज? वर्गीकरण का प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, चलिए बातें हैं। वर्गीकरण का अर्थ क्या है? वस्तुओं या विचारों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर उचित समूहों में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं या विचारों को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने और अलग करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं या विचारों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर क्रमबद्ध करना। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं या विचारों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग श्रेणी में व्यवस्थित करना। बताएं प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या लग रहा है आपको? जब वर्गीकरण का अर्थ है वस्तुओं या विचारों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर, समान विशेषता है के आधार पर उचित समूह में व्यवस्थित करना। ये क्लास में सभी बच्चे हैं, तो बच्चों को वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ बहुत ही कमजोर, तो वर्गीकरण कैसे? अच्छा ए बी सी, एक बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट, थोड़ा वीक है, थोड़ा सी, उसी के आधार विशेषताओं के आधार पर उचित समूह में व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं या विचारों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर उचित समूह में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बच्चा लाल गेंद और लाल खिलौने की को उनके समान रंग के आधार पर एक समूह में रखता है, यह किसका उदाहरण है? वस्तुओं के रंग की पहचान करके उन्हें व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी, समान गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी, देखी गई वस्तुओं के आधार पर समानता समानता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं को देखकर उनके नामों को स्मरण करना। स्मरण करना हमारा, तो ये प्रश्न का आंसर होना ही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, वस्तुओं में रंग की पहचान करके उन्हें व्यवस्थित करना। रंग तो रंग की पहचान नहीं होगी, पहचान किसकी होगी? वस्तुओं के वर्गीकरण की। किसकी? वस्तुओं के समान गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना ही वस्तुओं का पहचान करना कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समान गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना, कि बस कौन सी वस्तु अच्छी है, किसमें गुणवत्ता है, किसमें गुणवत्ता पूर्वक नहीं है वस्तु। इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। इसी के आधार पर हम अच्छी चीजें बुरी चीजों का चयन करते हैं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्गीकरण से बच्चों को किस बात को समझने में सहायता मिलती है?
अच्छा बुरे की समझता मिलती है ना, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, देखते हैं। बच्चों के बीच संबंधों को समझने में, वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करने में। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं में समानता और अंतर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं को उनके आकार के अनुसार क्रमबद्ध करने में। तो बताएं प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा। वस्तुओं के बीच संबंध को समझने में वर्गीकरण तो होगा नहीं, वस्तुओं के बीच के अंतर समझ, दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों को समझने में वर्गीकरण क्या होगा, आपका तालमेल होगा। वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना, विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित नहीं करना है। वस्तुओं में समानता और अंतर को पहचानना है, इसमें क्या समानता है, इसमें क्या अंतर है, इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं तो सभी बच्चे कोई अलग अन्य चीज तो नहीं है, लेकिन उनकी विशेषताओं को, उनकी ज्ञान समझ, उनकी समानताओं के आधार पर उन्हें अंतर किया जाता है। बच्चा होशियार, ये कम पढ़ने में होशियार, ये ज्यादा पढ़ने में होशियार है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाए, वस्तुओं की समानता और अंतर को पहचानने के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षक बच्चों को फलों और सब्जियों को अलग अलग समूह में रखने को कहता है, ये किस गतिविधि का उदाहरण है। वस्तुओं को देखकर उनके नाम दोहराना। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं को देखकर उनकी विशेषताओं को पहचानना। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के नाम और श्रेणी के बीच संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग समूहों में रखना। तो बताएं प्रश्न नंबर 10 का क्या आंसर होगा। देखिए क्या दिख रहा है आपको बच्चे इस प्रश्न, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन, प्रश्न के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। वस्तुओं को देखकर उनके नाम दोहराना नहीं, ये वर्गीकरण की विशेषता है ही नहीं है। अलग अलग समूह में रखने को क्या कहते हैं, नाम देखकर दोहराना नहीं। दोहराना क्या होगा, रिपीटिंग करना गलत बात होती है, ठीक है। वस्तुओं को देखकर उनकी विशेषताओं को पहचानना, वस्तुओं को देख करके नहीं पहचानना, वस्तुओं की विशेषताओं के आधार, व्यक्ति की विशेषता के आधार पर व्यक्ति को पहचानना ही विशेषता कहलाती है, वर्गीकरण कहलाता है। विशेषता के आधार पर पहचानना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो ये भी नहीं होगा। वस्तुओं के नाम और श्रेणी के बीच संबंध नहीं करना है, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखना है। यानी एक क्लास है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को अलग अलग कैसे बैठाएंगे, उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो आंसर बहुत सुपर क्या दिख रहा है इसका, वर्गीकरण का, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वस्तुओं को देखकर उनकी विशेषताओं को पहचानना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं को समान गुणों के आधार पर समूहित करना। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के गुणों की तुलना करके क्रम निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के नाम और गुणों को स्पष्ट करना। तो बताएं प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या होगा। सबसे सही आंसर क्या दिख रहा है, वस्तुओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। जब तक किसी वस्तु का देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जब तक उसकी विशेषताओं, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को पहचान नहीं सकते हैं। किसी भी चीज की पहचान करने के लिए उसमें क्या करना, ध्यानपूर्वक अवलोकन देखना होता है। अवलोकन का अर्थ यहाँ पर क्या है, देखना। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखना क्या कहलाता है। तुलना, वस्तुओं गुणों में समानता और अंतर ज्ञात करना, क्रमबद्धीकरण, वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण, समान गुणों वाली वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करना। और पहचान वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उन्हें पहचानना। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 12 का बताएं आंसर क्या होगा। सबसे सही क्या दिख रहा है, वर्गीकरण, गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखना। वर्गीकरण, समान गुणों वाली वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करना। यानी एक क्लास में सही बच्चे हैं तो क्या हुआ, गुणों वाली वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। जब कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को एक ही श्रेणी में रखेंगे तो शिक्षक के लिए बहुत ही समस्या हो जाएगी, हर किसी की समस्या होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण करना। ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, बच्चा कमजोर है, इसको ज्यादा फोकस, तभी तो हम उन पर ध्यान दे पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर क्या करना चाहिए, वर्गीकरण। समान गुणों वाली वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। ये अलग अलग समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का आधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं का रंग, आकार और आकृति। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की पहचान और नाम। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का क्रम और स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं की संख्या और माप। बताएं प्रश्न नंबर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
वस्तुओं में वर्गीकरण किस आधार पर हो सकता है? वस्तुओं की संख्या और माप के आधार पर नहीं, वस्तुओं की संख्या के आधार पर। वस्तु अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं, बच्चों उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं? नहीं, संख्या के आधार, उनकी विशेषताओं के आधार पर, नहीं माप उनकी लंबाई चौड़ाई के आधार, उनकी विशेषताओं के आधार पर, बच्चे की इंटरनली इंटरनली ऑर्गेन्स और इंटरनली इंटेलिजेंस के आधार पर, ठीक है। वस्तुओं का क्रम और व्यवस्थित उनकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करेंगे? नहीं। वस्तुओं की पहचान का नाम, अच्छा किसी बच्चे के माँ बाप अच्छे पैसे वाले, तो उनका उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे? नहीं। वस्तु का रंग, आकार और आकृति, बच्चे की आकृति, बच्चे की विशेषता, बच्चे का रंग, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। वस्तुओं का भी उसी के आधार पर करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चा आम, केला और संतरे को एक समूह में रखता है, वह इनमें किस समानता को पहचान रहा है? ये सभी मीठे स्वाद वाले खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी खाने योग्य फल हैं, ये सभी पेड़ों पर लगने वाले खाद्य पदार्थ हैं, या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बीज वाले खाद्य पदार्थ हैं। बताएं इसका आंसर क्या है प्रश्न नंबर 14 का। आम, केला, संतरा, बच्चे के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको बीज और खाद्य पदार्थ वाली विशेषताएं बता सके। बच्चे के अंदर ये भी क्षमता नहीं है अभी कि सभी पेड़ों पर लगने वाले खाद्य पदार्थ हैं, उसे कुछ पता नहीं ये कहाँ लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं ये सभी खाने योग्य पदार्थ हैं, मगर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? बच्चा क्या बताएगा? बच्चों को सिर्फ ये पता है ये मीठे स्वाद, ये नहीं, बच्चों को खाने योग्य पदार्थ है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 14 का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, जिसके पश्चात हम आपको ये नया सेट लेकर के आएंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अवधारणा निर्माण में वर्गीकरण बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करता है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने का कौशल। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की समानता और विभिन्नता पहचानने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने का कौशल। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हम बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर सबसे सटीक क्या दिख रहा है हमको? वस्तुओं के आधार पर निष्कर्ष नहीं, वस्तुओं के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना, किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को देख करके नहीं, नहीं कुछ उसके माँ बाप को देख कर, बच्चे की विशेषताओं को देखकर बच्चे के अंदर कौशल विकसित करते हैं, तार्किक विश्लेषणात्मक सोच नहीं। इसका आंसर सबसे सही क्या है? बच्चों को उन्हें गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने का कौशल ही अब वर्गीकरण की अवधारणा का मुख्य बिंदु होता है। बच्चे के अंदर क्या क्या कौशल विकसित है, क्या चीजें नहीं है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दें, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके पश्चात मैं कल आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँ शिक्षक परीक्षा दृष्टि, इसमें बहुत उपयुक्त प्रश्न होंगे। चलिए ज्यादा बात देखने के लिए धन्यवाद।